मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट में। आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज के दिन जो मैं कंपनी कवर करने वाला हूँ, इस कंपनी के ऊपर मैं पहले भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। लेकिन करंटली दोस्तों इस कंपनी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। कंपनी कुछ नए सेगमेंट्स के अंदर एंट्री करी है, जो कंपनी के अंदर इस टाइम पे जो कमोडिटी के एलिमेंट्स हैं उनको कम करेगा। कंपनी का जो नया सेगमेंट होगा दोस्तों बिजनेस का, वो कंपनी के बिजनेस में 30% के आसपास का कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे यहाँ पे कमोडिटी के एलिमेंट आपको कम होते हुए दिखेंगे। तो आज दोस्तों मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपके साथ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियोज़ में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने आपके लिए कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया है, जो स्पेशली हमारे मेंबर्स के लिए है। तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट विंडिंग वायर की कंपनी है। और कंपनी आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रॉक्सी है इंडिया के अंदर पावर ट्रांसमिशन और ट्रांसफार्मर के सेगमेंट के अंदर। साथ में कंपनी सोलर सेगमेंट को भी सर्व करती है और ईवी सेगमेंट को भी सर्व करती है। तो दोस्तों, कल के दिन जो मैंने आप लोग के लिए मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया है, इसको चेकआउट कर सकते हैं आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप जॉइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की दोस्तों यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज है, जो आप इनके अंदर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, जिसका लिंक आपको मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। तो आप सारी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियोस को इस मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट 2 वीक्स में दोस्तों मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए इस तरह की 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट किया है। इसके अलावा पिछले 1 महीने के अंदर आपको इस तरह की 8 to 10 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इन सारी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। जैसे ही आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के एडवांटेजेस। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसका नाम है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग। तो रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग इस टाइम पे दोस्तों इंडिया की लीडिंग एक्सपोर्टर है ऑफ स्टेनलेस स्टील वॉशर्स और प्रिसीजन फास्टनर्स। इसके अलावा कंपनी दोस्तों ऑपरेट करती है 5 फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के थ्रू, जिसकी गुजरात में है। यहाँ पे कंपनी ओवर 25 ईयर ओल्ड है दोस्तों। कंपनी के पास आपको दिखेगा काफी बढ़िया इस टाइम पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो स्पेंड करता है यहाँ पे वॉशर से लेकर फास्टनर्स में, ट्यूब्स एंड पाइप्स में, इसके अलावा फिशिंग सीट्स में और शीट मेटल कंपोनेंट्स में। कंपनी एक्सपोर्ट करती है यहाँ पे 31+ कंट्रीज को और ट्रस्टेड इस टाइम पे पार्टनर है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्च्यून 500 कंपनीज की और ओईएम्स की ग्लोबली। तो रत्नावीर दोस्तों करंटली इस टाइम पे एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है। ये डेलिबरेटली यहाँ पे एक्सपेंड करी है बियॉन्ड अपने कोर पोर्टफोलियो के, जो इसका यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का दिखेगा। यहाँ पे कंपनी एंटर कर रही है दोस्तों इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड के मटेरियल में। तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसकी डिटेल में आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन रीजन है इस ट्रांजिशन का। यहाँ पे कंपनी फोकस करना चाहिए अपने एक्सपोर्ट के ऊपर और यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट्स को, जो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाए और वैल्यू प्रोवाइड करें, जिससे कंपनी अपने मार्जिन को एक्सपेंड कर पाए और जो कंपनी में यहाँ पे स्पेशली स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट्स में कमोडिटी का एलिमेंट होता है वो कम हो पाए। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट देखिए हाईलाइट्स देखें कंपनी के बारे में। तो नंबर 1 एक्सपोर्टर है इस टाइम पे स्टेनलेस स्टील की वॉशर्स की इंडिया के अंदर से। इसके अलावा 3300+ SKUs वेरिएंट्स है कंपनी के पास, यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। इसके अलावा 5 इंटीग्रेटेड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी के पास। 800+ एम्प्लॉयज हैं जो कंपनी में काम करते हैं और 4668 मेट्रिक टन कंपनी यहाँ पे प्रोसेस करती है एनुअल बेसिस पे। 31 कंट्रीज को दोस्तों करंटली सर्व कर रही है कंपनी। 219 क्लाइंट्स हैं इसके, 89 ग्लोबल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। इसके अलावा कंपनी 1.8 बिलियन प्लस वॉशर यूनिट्स एनुअल बेसिस पे सेल करती है। 3500+ यहाँ पे फास्टनर्स के SKUs हैं इसके पास। इसके अलावा दोस्तों कंपनी 100% बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है। 80 to 90% यहाँ पे ग्रीन पावर ऑपरेशन है इसके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कंपनी यहाँ पे अपने ऑपरेशन को काफी बड़े तरीके से ग्रीन पावर के द्वारा परफॉर्म करती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म रेटिंग देखें इसकी IVR A नेगेटिव स्टेबल आउटलुक है,
शॉर्ट टर्म की रेटिंग इसकी आपको IVR A2 पॉजिटिव दिखेगी। ISO सर्टिफाइड है कंपनी को, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ISO की सर्टिफिकेशन मिला है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इन शॉर्ट ये इस टाइम पे एक डिसिप्लिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरर है। इसके पास अपनी फुली इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ है जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है अक्रॉस द स्टेनलेस स्टील वैल्यू चेन। साथ में कंपनी ग्लोबल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन करती है और यहाँ पे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये दोस्तों हमने कंपनी का ओवरव्यू चेकआउट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा को। तो यहाँ पे दोस्तों 5 फैसिलिटीज़ हैं कंपनी की, वन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे वॉशर मैन्युफैक्चरिंग की जो इसकी यूनिट है, इंडिया की लार्जेस्ट सिंगल रूफ यहाँ पे आपको डेडिकेटेड वॉशर प्रोडक्शन फैसिलिटी दिखेगी, जो हाउस करती है यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड प्रेसेस विद इन हाउस डाई और यहाँ पे टूलिंग प्रोडक्शन। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में आपको फिशिंग लाइन यूनिट दिखेंगी। ये डेडिकेटेड है टू डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल सरफेस फिनिशिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील शीट्स। यहाँ पे प्रोसेस अगर आप देखें इसके अंदर क्या होती हैं, तो ब्रशिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, एम्बोसिंग होती है, कलर कोटिंग होती है और लेमिनेशन होता है। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे आपको इसके मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा में दिखेगा शीट मेटल यहाँ पे कंपोनेंट यूनिट। ये एक स्पेशलाइज फैसिलिटी है दोस्तों फॉर प्रिसीजन शीट मेटल फैब्रिकेशन। यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन होता है। ये ऑप्टिमाइज्ड है फॉर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और आउटडोर ड्यूरेबिलिटी। और मैं आपको पहले भी चेकआउट करा चुका हूँ दोस्तों, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर आपको जो पावर का सोर्स है वो 80 to 90% रिन्यूएबल एनर्जी दिख रही है। तो ये भी कंपनी के मार्जिन को यहाँ पे बेटर करने में मदद करता है। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। यहाँ पे अगर आप देखें कि फैसिलिटी में आपको ट्यूब्स और पाइप्स की यूनिट दिखेगी। ये कमीशन हुई थी विद स्टेट ऑफ आर्ट इंपोर्टेड ट्यूब मिल्स मशीनरी। इसके अंदर दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं कोल्ड ड्रॉ ट्यूब्स, वेल्डेड ट्यूब्स और स्टेनलेस स्टील की यू बैंड ट्यूब्स। यहाँ पे प्रोसेस अगर आप देखें तो आपको इलेक्ट्रो पॉलिशिंग दिखेगी, पैसिवेशन की दिखेगी। इसके अलावा हाइड्रो टेस्टिंग होती है, इसके अंदर एडी करंट टेस्टिंग होती है। इसके बाद आपको कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा में फास्टनर्स और इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन यूनिट दिखेगी। इसके अंदर आपको हाउसिंग नट्स, बोल्ट और प्रिसीजन फास्टनर्स दिखेंगे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ये कमर्स हुई थी दोस्तों यहाँ पे 2025 में। तो इस करंट यूनिट के कारण दोस्तों कंपनी के पास इस टाइम पे 3500 प्लस फास्टनर्स का SKU है, इंक्लूडिंग मैट्रिक और यहाँ पे इंच स्टैंडर्ड्स। ये इंटीग्रेटेड है विद टूल रूम्स एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब कंसिस्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को। 31 कंट्रीज में आपको इसकी प्रेजेंस दिखेगी। 5 कंपनी के पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है। 89 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है कंपनी के पास। 119 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ कंपनी काम करती है और कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के 9 स्टेट्स में है। तो जैसा कि मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ, कंपनी की एक्सपोर्ट में प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉग है। अगर आप यूरोप के अंदर देखें दोस्तों तो कंपनी जर्मनी में, यूके में, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया के अंदर स्नैप एक्सपोर्ट करती है। इसके बाद यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका में आपको यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा दिखेगा जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करी है। यहाँ पे एशिया पैसिफिक जगहों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और साउथ कोरिया दिखेगा। मिडिल ईस्ट में UAE, सऊदी अरेबिया और कतर दिखेगा। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका, ब्राजील, टर्की और न्यूजीलैंड दिखेगा जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिक प्रेजेंस कंपनी काफ़ी स्ट्रॉग है। उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, दिल्ली NCR रीजन में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया आप कह सकते हैं कंपनी की प्रेजेंस स्ट्रॉग दिखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है जो इसकी देखिए इस टाइम पे वडोदरा के अंदर है। इसके अलावा अहमदाबाद के अंदर है। अहमदाबाद में आपको इसकी एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी दिखेगी और यहाँ पे वडोदरा में HQ+ 4 इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़। यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग हब्स हैं जो कंपनी के यहाँ पे लोकेटेड है मुंबई, इंडिया में, और इसका लेबल है प्राइमरी एक्सपोर्ट पोर्ट। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी के यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट वडोदरा के अंदर फैसिलिटीज़ है, इनकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है फैसिलिटी, इंटीग्रेटेड एडवांटेज है। सबसे पहले एडवांटेज आपको दिखेगी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेप्थ की। तो दोस्तों पोजिशन है विद इन गुजरात कोर मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट, सराउंडेड बाय इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और मेटल इंडस्ट्रीज। ये इंश्योर करता है रिलायबल वेंडर एक्सेस और इसके अलावा रॉ मटेरियल की कंटिन्यूटी। साथ में दोस्तों यहाँ पे कंपनी को प्रोवाइड होती है सीमलेस सप्लाई चेन। इसके बाद दोस्तों दूसरी एडवांटेज यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी। वडोदरा जो एयरपोर्ट इस टाइम पे ऑफर करता है डायरेक्ट फ्लाइट टू मुंबई, न्यू दिल्ली और बेंगलोर। यहाँ पे दोस्तों नए इंटरनेशनल जो टर्मिनल्स हैं देखिए ऑपरेशनल हो चुके हैं सिंस अक्टूबर 2016। गुजरात फर्स्ट यहाँ पे ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाया गया है। इस तरह के आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज दिखेंगी एयर कनेक्टिविटी की। इसके अलावा दोस्तों रेलवे कनेक्टिविटी भी काफ़ी स्ट्रॉग है। तो जो मेजर जंक्शन है दोस्तों ऑन वेस्टर्न रेलवेज मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली कॉरिडोर के अंदर, ये भी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर में यहाँ पे आपको इनोग्रेशन होता हुआ दिखेगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का, और ये एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे रोड और पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को, तो ये सिचुएटेड है यहाँ पे NH48 मुंबई दिल्ली हाईवे में, यहाँ पे NH47 मुंबई अहमदाबाद, और इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी है इसकी क्लोज टू गुजरात पोर्ट्स। यहाँ पे जो मॉडर्न बस टर्मिनल्स हैं दोस्तों नेक्स्ट टू स्टेशन विद मार्केट, और यहाँ पे फूड कोर्ट्स, साथ में यहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस भी है। तो ये सब दोस्तों रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को और साथ में टर्न अराउंड टाइम को। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग दिखेगी। तो एफिशिएंसी फैसिलिटीज दोस्तों यहाँ पे कंसंट्रेटेड है अक्रॉस यहाँ पे सेवली। इसके अलावा यहाँ पे एनेबल करते हैं टाइट ऑपरेशंस को, कोऑर्डिनेशन, फास्टर थ्रू आउटपुट और साथ में यहाँ पे मिनिमल इंटरनल लॉजिस्टिक फ्रिक्शन।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वडोदरा में 4 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज उनकी एक और एडवांटेज है, यहाँ पे स्किल टैलेंट की अवेलेबिलिटी है। एक्सेस है कंपनी के पास यहाँ पे स्टडी पूल ऑफ टेक्निकल और इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स सपोर्टेड बाय लीडिंग यहाँ पे लोकल इंस्टीट्यूशंस जो अनेबल करते हैं यहाँ पे स्केलेबल, कंसिस्टेंट और यहाँ पे क्वालिटी ड्रिवन ऑपरेशंस को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट नंबर पे आपको दिखेगी पॉलिसी स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट, क्योंकि दोस्तों कंपनी की यहाँ पे फैसिलिटीज ऑपरेट करती हैं विद इन गुजरात यहाँ पे प्रो इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क पे बैक्ड है बाय इस टाइम पे रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और यूटिलिटीज। इसके अलावा सपोर्ट मिलता है इसको यहाँ पे डिसिप्लिन एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म के ऑपरेशन स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम दोबारा से समराइज करें तो इंडस्ट्रियल यहाँ पे इकोसिस्टम है, इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉग है, रोड और पोर्ट की कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉग है और लास्टली क्लस्टर बेस्ड यहाँ पे एफिशिएंसी है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। यहाँ पे आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम कह सकते हैं वन इंटीग्रेटेड यहाँ पे वैल्यू चेन है टोटल। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आता है वॉशर्स और सीट मेटल के डिवीजन का। इसके अंदर कंपनी प्रिसीजन वॉशर्स, सोलर फिक्सचर्स और यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे आप पिक्चर में चेकआउट कर सकते हैं। 1.5 बिलियन प्लस यहाँ पे यूनिट्स दिखेंगे आपको एनुअली प्रोड्यूस होती हुई। इसके बाद 3300 प्लस SKUs हैं कंपनी के पास, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर या अक्रॉस 12 यहाँ पे स्पेशलाइज ग्रेड्स के अंदर आती हैं। यहाँ पर दोस्तों टिपिकल फ्लैट लॉकिंग, टूथ लॉक, कर्व डिस्क और कंस्ट्रक्शन वॉशर्स आपको बनते हुए दिखेंगे और ये कंप्लाइंट है विद 31 प्लस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। साथ में इसके अंदर आपको कंपनी के 25 डिस्टिंक्ट हुक और फिक्सचर्स वेरिएंट दिखेंगे। इसके अलावा कस्टम सोलर रूफ माउंटिंग सॉल्यूशंस दिखेंगे विद 3 पॉइंट एडजस्टेबल बेस डिजाइन। यहाँ पे क्वालिटी अगर आप देखें तो करोजन रेजिस्टेंट होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन होता है इनका और कंपनी यहाँ से टर्न की OEM सप्लाई करती है। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट डिवीजन देखें अगर आप, फास्टनर डिवीजन है। यहाँ पे आपको कंपनी प्रिसीजन नट्स, बोल्ट्स और यहाँ पे उसके अलावा रिटेनिंग रिंग्स बनाती हुई दिखेगी। यहाँ पे भी कंपनी के पास काफी बड़ी 3500 प्लस टोटल SKUs हैं अक्रॉस मैट्रिक्स और इंच स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर आपको रिटेनिंग रिंग्स दिखेंगी, सर क्लिप्स दिखेंगी, ई क्लिप्स दिखेंगी जो सर्व कर रही हैं ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल OEMs को। तो ये दोस्तों इन हाउस बनाई जाती हैं और इनका कमेंसमेंट हुआ था यहाँ पे FY25 में। इसके बाद आपको अगला इंपॉर्टेंट पार्ट दिखेगा यहाँ पे ट्यूब्स और पाइप डिवीजन का। यहाँ पे हाई प्रिजन स्टेनलेस स्टील के ट्यूबलेट सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इसके दोस्तों अगर आप टाइप चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको कोल्ड डोर दिखेगा, वेल्डेड दिखेगा, यू बेंट यहाँ पे ट्यूब वेरिएंट्स दिखेंगे। ये सर्व करती है ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, न्यूक्लियर और आर्किटेक्चर सेक्टर को। इसके अलावा दोस्तों अगर क्वालिटी देखें तो यूनिफॉर्म वेल थिकनेस होती है इनकी, सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और इनको ISO का काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है 9001। इसके बाद दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी की डिवीजन है यहाँ पे फिनिशिंग लाइन डिवीजन। यहाँ पे डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल सर्फेस फिनिशिंग दिखेगी आपको। यहाँ पे आउटपुट में आपको नंबर 4 सेटिन और हेयर लाइन दिखेगा। इसके अलावा मिरर नंबर 8 स्कॉच ब्राइट सेटिन फिनिश दिखेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का मंथली शीट मेटल का आउटपुट है 2 लाख पीसेस। इनकी एप्लीकेशंस आपको दिखेंगी एलिवेटर्स के अंदर, अप्लायंसेस के अंदर, मेट्रो रेल के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर और कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 4 डिवीजन है इस टाइम पे, 4 कॉम्प्लीमेंट्री वर्टिकल्स हैं, ईच यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और ईच यहाँ पे एक्सपोर्ट रेडी है और सारे के सारे अंडरपिन्ड है बाय मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया जो कंपनी का ओरिजिनल बिजनेस है, जहाँ से कंपनी मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट करी थी। अब हम चलते हैं कंपनी ने जो नए बिजनेस की शुरुआत की है, यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन करी है, ये कौन सा बिजनेस है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट करें कंपनी का नया बिजनेस है यहाँ पे कॉपर और क्लैड लेमिनेट का। तो आप लोग को दोस्तों पता होना चाहिए जो कॉपर और क्लैड यहाँ पे लेमिनेट होते हैं ये फाउंडेशन होते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो कॉपर क्लैड लेमिनेट जिसे आप CCL कह सकते हैं, ये हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे सबस्ट्रेट होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के अंदर। तो ये दोस्तों कंसिस्ट करते हैं ऑफ इप्रॉक्सी रेजिन इम्प्रेग्नेटेड ग्लास फैब्रिक लेमिनेटेड विद कॉपर फॉइल। तो इसका जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों डिलीवर करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी और साथ में इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, जो इसको बनाता है एक इंडिस्पेंसिबल इनपुट अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट पिवट है जो कंपनी ने यहाँ पे लिया है कॉपर और क्लैड लेमिनेट्स के अंदर। अब दोस्तों इसके पीछे कंपनी की रीजनिंग क्या है, कंपनी का कहना है यहाँ पे जो इंडिया की PCB मार्केट है ये प्रोजेक्टेड है ग्रो करेगी यहाँ पे करीब 16.4% की CAGR से। तो यहाँ पे काफी तगड़ा ग्रोथ का स्कोप है। और अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ पे इंडिया की CCL मार्केट देखें तो एस्टिमेटेड है यहाँ पे ग्रो करके हो जाएगी 29,880 करोड़ की बाय 2031। तो करंट दोस्तों जो डोमेस्टिक डिमांड है स्टैंड करती है 5000 करोड़ के आसपास। तो इंडिया को दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर हैविली डिपेंड करना पड़ता है इंपोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी के लिए काफी बड़ी एडवांटेज होगी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करे, तो इंडिया की जो इंपोर्ट की डिपेंडेंस है वो कम होती हुई दिखेगी आपको। तो आप कह सकते हैं जो CCL होंगे इस टाइम पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होंगे। इसके बाद दोस्तों ओवर 90% ऑफ CCL इस टाइम पे कंज्यूम किए जाते हैं इंडिया में। और ये दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवर 90% जो CCL इस टाइम पे इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं ये आपको इंपोर्ट होते देखेंगे। तो बहुत लिमिटेड दोस्तों इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है। तो अगर कोई कंपनी दोस्तों बड़े लेवल पे इंडिया में इनको बनाएगी तो ऑटोमेटिक है कि उसके पास एडवांटेज होगी, क्योंकि दोस्तों जो भी कंपनियां देखें बड़े लेवल पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को एक्वायर करती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग आपको एक्सपोज होती दिखती है, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल प्राइसिंग होती है रॉ मटेरियल की और सप्लाई का रिस्क भी होता है। तो अगर इंडिया में बनेंगे दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं इस टाइम पे CCL, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी काफी बड़ी एडवांटेज है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम CCL की डिमांड को चेकआउट करें तो आपको पर मंथ के हिसाब से दिखेगी 3 लाख प्लस शीट्स की।
और ये एक्सेलेरेट होती दिख रही है आपको अक्रॉस 4 हाई ग्राउंड यहाँ पे सेक्टर्स। यहाँ पर दोस्तों 4 सेक्टर्स क्या हैं जो ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिमांड को सीसीएल की। तो आपको इसके अंदर सेक्टर दिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम्स है जिनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। फिर आपको 5G इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, नेटवर्क और टेलीकॉम पीसीबी के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। फिर आपको यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेंगे जिसके अंदर आपको स्मार्टफोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस दिखेंगे। इसके बाद डिफेंस और एरोस्पेस दिखेगा जहाँ पे आपको मिशन क्रिटिकल सर्किट बोर्ड्स दिखेंगे। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पे देखिए सेक्टर्स हैं, इन सब के अंदर इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड रहती है। तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो एंड यूजर इंडस्ट्री है ये भी आपको काफ़ी बड़े तरीके से शिफ्ट होती दिखेगी। और साथ में दोस्तों इस पूरे प्लान का देखिए काफ़ी बड़े तरीके से स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी अलाइनमेंट है। यहाँ पे पीएलआई स्कीम के साथ, मेक इन इंडिया के साथ, आत्मनिर्भर भारत के साथ और इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन के साथ। तो गवर्नमेंट पहले से इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करी है। तो यहाँ पे इसलिए कंपनी ने सीसीएल कैटेगरी के अंदर एंट्री ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं सीसीएल की प्रोसेस को और यहाँ पे फाइनेंशियल केस को। तो अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इसकी, तो सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों प्रोसेस का मिक्सिंग का। यहाँ पे आपको रेजिन्स फिलर्स दिखेंगे और केमिकल्स यहाँ पे ब्लेंडेड दिखेंगे। इसके बाद इम्प्रेगनेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे आपको ग्लास फैब्रिक सोक्ड दिखेगा इन वार्निश। इसके बाद यहाँ पे ट्रीटिंग होती है, फैब्रिक ड्राइड किया जाता है और यहाँ पे कट किया जाता है प्री पैक शीट्स में। इसके बाद दोस्तों बिल्टअप की प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो प्री पैक्स होते हैं इनको स्टैक किया जाता है विद कॉपर फॉइल पर रिक्वायर्ड थिकनेस। यहाँ पे उसके बाद प्रेसिंग की जाती है, इनकी जो लेयर्स होती है इनको फ्यूज किया जाता है अंडर कंट्रोल यहाँ पे हीट और प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, टेस्ट किया जाता है यहाँ पे पील को और स्ट्रेंथ को, साथ में डायलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस को और यहाँ पे डायमेंशनल एक्यूरेसी को भी। और प्रोसेस के लास्ट में दोस्तों इनको डिस्पैच किया जाता है FR4 ग्रेड CCL के रूप में, जो रेडी होते हैं यहाँ पे पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो टेक्नोलॉजी दोस्तों बैक्ड है बाय रिनाउंड इंडस्ट्री प्लेयर, कमिटेड है जहाँ पे फुल टेक्निकल सपोर्ट के साथ अंटिल यहाँ पे ROE इज अचीव्ड। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट फेजेज हैं, देखे इनके अंदर कंपनी का प्लान क्या है। तो पहला फेज अभी कंप्लीट हो चुका है। तो पहले फेज के बाद आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखेगा 100 करोड़ रुपीज़ का। और इसके अलावा दोस्तों पूरे लॉन्ग टर्म का देखिए FY31 का कंपनी का एम है यहाँ पे सेगमेंट से 750 करोड़ प्लस के रेवेन्यू जनरेट करना। लेकिन ये दोस्तों स्केलिंग के लास्ट फेज में होगा। इसके बाद दोस्तों FY26 के फेज 1 में एबिटा देखें तो आपको 22 करोड़ का दिखेगा 20%। और यहाँ पे आपको ओवरऑल लास्ट में जब स्केल हो जाएगा पूरा तो 150 करोड़ का दिखेगा। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 12 करोड़ का दिखेगा फेज 1 में और पूरी स्केल होने के बाद 83 करोड़ का। सिमिलरली फेज 1 के बाद ROE 29% की जाएगी और यहाँ पे पूरे स्केल में भी आपको 29% के आसपास की दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फेज 1 में एनुअल कैपेसिटी होगी जो ये आपको 15,84,000 शीट्स की दिखेगी। और जब पूरी स्केलिंग हो जाएगी दोस्तों तो यहाँ पे आपको 79,20,000 शीट्स की दिखेगी। और यहाँ पर दोस्तों पूरे स्केल में भी देखिए ओनली 1.8% मार्केट कैप्चर होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी एड्रेसेबल मार्केट है। तो हेडरूम यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के नए प्रोडक्ट चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के ग्रोथ के आउटलुक को। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें जो कंपनी की 5 फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे 1 इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, मैं आपको पहले चेकआउट करा चुका हूँ। स्ट्रेटेजिक यहाँ पे इनिशिएटिव है कुछ, जैसे 330 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज अनाउंस किया गया है। इसका डिप्लॉयमेंट होगा दोस्तों यहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक डिवीजन दिखेगी और कॉपर क्लैड यहाँ पे लेमिनेशन दिखेगा। इसके बाद फर्स्ट मूवर की एडवांटेज है कंपनी के पास दोस्तों डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि मैं आपको चेकआउट करा चुका हूँ पहले ही 90% प्लस दोस्तों आपको यहाँ पे जो इस टाइम पे CCL है ये इंपोर्ट होते दिख रहे हैं। तो कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज होगी फर्स्ट मूवर की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 5 प्रोडक्शन लाइन आती हुई दिखेंगी जो प्लान्ड है। पहली लाइन का जो ऑर्डर है प्लेस हो चुका है और मशीनरी है जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो रही है चाइना के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों कमीशनिंग एक्सपेक्टेड है हो जाएगी नवंबर 2026 तक। तो कंपनी दोस्तों स्ट्रेटेजी के अंदर अपने को स्टैब्लिश करना चाहिए एज अ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाईली डिपेंड करती है इंपोर्ट्स पे। तो कंपनी इस मार्केट को कैप्चर करना चाहिए। और अगले साल के दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे टारगेट रख रखे हैं FY27 के, यहाँ पे 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के, 30% प्लस का यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, 13% के एबिटा मार्जिन और 9% के पैट मार्जिन। तो ये दोस्तों कंपनी के टारगेट है FY27 के। और जैसे जैसे यहाँ पे स्केल बढ़ जाएगा और यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होगा तो आपको काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रोथ आती दिख सकती है। लेकिन दोस्तों आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब कंपनी अपने प्लान्स को काफ़ी बड़े तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप आउटलुक में देखें यहाँ पे प्रोसेस दे रखी है जो मैं आपको पहले चेकआउट करा चुका हूँ। कॉपर क्लैड यहाँ पे लेमिनेट की, यहाँ पे आपको कॉपर फॉइल दिख रहा है, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे सबस्ट्रेट दिख रहा है और यहाँ पे एडिसिव की लेयर दिख रही है। इनको यहाँ पे प्री पैक किया जाता है फाइबर ग्लास के रूप में और रेजिन लेयर के रूप में, जो फर्दर आपको यहाँ पे इस फॉर्म में दिखता है फिनिश PCB के फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड्स बनाने वाली कंपनियाँ हैं यहाँ पे इसी से परचेज करती हैं। अब यहाँ पे कंपनी के मुताबिक दोस्तों रेवेन्यू की पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे कंपनी ने अगले 2 साल का हराइजन दे रखा है। तो 2 साल के हराइजन में कंपनी ने यहाँ पे टॉप लाइन दे रखी है 750 प्लस करोड़ की, एबिटा 22% का और प्रॉफिट ऑफ टैक्स 15% का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 3 साल की कंपनी की गाइडलाइन है 2500 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू की। तो काफ़ी तगड़ी ग्रोथ होगी दोस्तों। यहाँ पे एबिटा आपको 13% के आसपास करते हुए दिखेगा और प्रॉफिट ऑफ टैक्स 9% के आसपास स्टेबलाइज करते हुए दिखेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को कंपनी की क्रेडिट की स्ट्रेंथ पहले चेकआउट करा चुका हूँ। इसकी रेटिंग जो है अपग्रेड की गई है BBB से A नेगेटिव स्टेबल आउटलुक के रूप में। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी ग्रोथ के आउटलुक की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे आपको वर्टेक्स फास्टनर जैसी कंपनी दिखेंगी, आइनॉक्स डायरेक्ट दिखेगा, एपेक्स स्टेनलेस फास्टनर दिखेगा,
इंडस फास्टनर दिखेंगे, यहाँ पे मेरीन फास्टनर दिखेंगे, एबाको स्टील दिखेगा, आइनॉक्स एज दिखेगा, क्लासिक दिखेगा, यहाँ पे इंटर आइनॉक्स दिखेगा, आइनॉक्स मार्स दिखेगा, इसके अलावा एसएनपी दिखेगा, नेस्टोनिक्स दिखेगा, स्टार यहाँ पे स्टेनलेस स्क्रू दिखेगा, एलसी हॉलैंड दिखेगी और टूल फास्ट दिखेगी। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, जैसे यहाँ पे वासी हो गया, टॉप स्टील हो गया, ग्रैम्पियन फास्टर हो गया, वर्थ हो गया, पिमिंग जीएक्स, फेरोमेटल, आइनॉक्स ग्रुप, एसमेट, ट्रेलर आर, यूरो पीजीबी, यूरोटेक, केलर एंड कुंज एजी, इन्फिनिटी फास्टनर्स और इसके अलावा एफजी ग्रुप। तो दोस्तों इंडिया के अंदर ग्लोबल लेवल पे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी दिखेंगी आपको जो इसकी क्लाइंट्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मार्केट की टेलविंड्स को जो ड्राइव करी यहाँ पे करंट डिमांड को। तो करंटली दोस्तों इंडिया का प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इस टाइम पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। यहाँ पे पॉलिसी टेलविंड्स है जो इस टाइम पे मेक इन इंडिया की, पीएलआई स्कीम की और रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्ड आउट की, ये ड्राइव करी है सस्टेन मल्टी डेकेडल डिमांड को अक्रॉस फास्टनर्स, स्टेनलेस स्टील, डेकोरेटिव फिनिशिंग और सोलर हार्डवेयर। तो ग्लोबली दोस्तों मार्केट काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर आप देखें यहाँ पे इंडस्ट्रियल फास्टनर की मार्केट, ये आपको ग्लोबल लेवल पे 3.58% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करती हुई दिख रही है और इंडिया में 9.6% के। तो इंडिया अमंग इस टाइम पे टॉप 3 ग्रोइंग कॉरिडोर है अलॉन्ग साइड चाइना और वियतनाम। इंडिया का जो मार्केट है दोस्तों इस टाइम पे 416 मिलियन रुपीज़ की दिखेगी जो ग्रो कर रही है 9.6% के जो ग्रो कर रही है 9.6% पर एनम के हिसाब से। ये डिपेंड है दोस्तों बाय ऑटोमोटिव, ओईएम्स, रेलवे और यहाँ पे एरोस्पेस। अगर आप देखें खाली ऑटोमोटिव और एरोस्पेस जो ये काउंट करते हैं 60% प्लस यहाँ पे ग्लोबल एंड यूजर डिमांड। और आप सब लोग को पता है जो एरोस्पेस का सेगमेंट है ये भी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे फास्टनर्स का इस्तेमाल इनके अंदर भी आपको होता दिखता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप स्टेनलेस स्टील को देखें तो ग्लोबल आपको इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा 5% का। अगर आप यहाँ पे खाली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में कंजम्पशन दिखेगा आपको करीबन 6.2% के सीजार से। तो यहाँ पे जो फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल इंफ्रा और इंडस्ट्रियल केपेक्स है ये इस टाइप पे की ड्राइवर है। इसके अलावा जो डेकोरेटिव दोस्तों यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के यहाँ पे फिनिशिंग है, इसकी वैल्यू आपको 2023 में $112 बिलियन की दिख रही थी जो यहाँ पे 2030 तक $167 बिलियन की हो जाएगी। तो यानी ग्रो करेगी यहाँ पे 5.9% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। तो यहाँ पर दोस्तों इनका यूज हुआ दिखेगा आपको स्मार्ट सिटीज प्लस मेट्रो रेल के अंदर प्लस एयरपोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको 100 ट्रिलियन प्लस रुपीज़ की इंफ्रा पाइपलाइन दिखेगी थ्रू आउट 2030। इसके बाद दोस्तों तीसरा पार्ट आता है यहाँ पे सोलर माउंटिंग का। यहाँ पे जो इंडिया का बीओएस हार्डवेयर है दोस्तों ये ग्रो कर रहा है करीबन यहाँ पे 18% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। इंडिया की रिन्यूएबल जो टारगेट है इस टाइम पे ये सब लोग को पता है यहाँ पे 2030 तक 500 गीगावाट के हैं। तो यहाँ पे जो सोलर माउंटिंग की मार्केट है दोस्तों ये ग्रो करती हुई दिखेगी आपको 18% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। तो यहाँ पे दोस्तों ईच गीगावाट जो रिक्वायर करता है 3000 से 4000 मेट्रिक टन यहाँ पे स्ट्रक्चर और हार्डवेयर। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो केपेक्स है आपको 2.44 लाख करोड़ का दिखेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए थ्रू 2030। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के पाइप्स का और ट्यूब्स का। ये ग्लोबल लेवल पे ग्रो कर रहा है करीबन 4.6% के सीजीआर से। इसके अंदर भी दोस्तों जो एशिया पैसिफिक है लीड कर रहा है इस टाइप पे डिमांड को। 2024 में आपको डॉलर में दिख रहा था $37 बिलियन का और यहाँ पे 2034 तक $60 बिलियन का हो सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो केमिकल्स हैं इस टाइप पे लार्जेस्ट एंड यूजर इंडस्ट्री है फॉलोड बाय ऑयल एंड गैस, पावर, कंस्ट्रक्शन और वाटर ट्रीटमेंट और साथ में फूड। जो सीमलेस पाइप और ट्यूब हैं दोस्तों ये डोमिनेट करते हैं मार्केट में ड्यू टू यहाँ पे सुपीरियर परफॉर्मेंस इन हार्श कंडीशंस। इंडिया इस टाइप पे अपग्रेड कर रहा है स्टेनलेस स्टील के पाइप स्टैंडर्ड्स को टू अलाइन विद यहाँ पे इवॉल्विंग डिमांड और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों मैंने आपको मार्केट की टेलमेंट दिखाई इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जिनको कंपनी केटर कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे अपने रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। अगर आप देखिए कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इंडस्ट्री में टेलविंड्स दिख रही हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू दोस्तों पिछले क्वार्टर फोर के मुकाबले इस क्वार्टर फोर में यहाँ पे 25% इंक्रीज हुए हैं ईयरली बेस पे। यहाँ पे कंपनी के एबिटा में काफ़ी शानदार जंप आया है पिछले साल क्वार्टर फोर के मुकाबले इस साल क्वार्टर फोर में 94% का आपको जंप दिख रहा है। ये 18.36 करोड़ से आपको इंक्रीज होकर 35.65 करोड़ के होते दिख रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉफिट ऑफ टैक्स में भी पिछले क्वार्टर फोर के मुकाबले इस क्वार्टर फोर में 59% का जंप आते हुए दिख रहा है। यहाँ पर 10.71 करोड़ से ये इंक्रीज होकर 17.03 करोड़ हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एबिटा मार्जिन अगर आप देखें एबिटा मार्जिन में यहाँ पे करीबन 494 बेसिस पॉइंट का जंप आया है। यानी पिछले साल के क्वार्टर फोर FY25 में कंपनी के जो एबिटा मार्जिन थे 8.97% के थे जो अब करंटली क्वार्टर फोर FY26 में इंक्रीज होकर 13.91% के हो गए हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया इंक्रीज है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन में भी लगातार इंप्रूवमेंट आया है। क्वार्टर फोर FY25 में कंपनी के प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन थे 5.23% के जो करंटली यहाँ पे 6.64% के हो गए हैं। यानी यहाँ पे हमें जब दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे 141 बेसिस पॉइंट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे वैल्यू के मोमेंटम को। तो यहाँ पर दोस्तों ओवर द ईयर्स भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है। पिछले 3 साल की अगर कंपनी के रेवेन्यू का सीएजीआर देखें तो आपको 33.98% का दिखेगा, रफली 34% का। यहाँ पे अगर आप एबिटा का सीएजीआर देखें तो 46.3% का। इसके बाद अगर आप एबिटा का सीएजीआर देखें तो 46.23% का। प्रॉफिट ऑफ टैक्स का सीएजीआर 43.92% का। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट ऑफ टैक्स काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो किए हैं पिछले 3 सालों में। एबिटा मार्जिन अगर आप देखें दोस्तों लगातार इंप्रूव होना है। यहाँ पे 23-24 में
9.46% के थे, फिर 10.2% के हुए और करंटली यहाँ पे 11.30% के हो गए। तो यहाँ पे आपको कंपनी में लगातार मार्जिन में एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन देखें तो 5.22% से यहाँ पे फिर स्टेबलाइज किए 5.20% पे, और अब यहाँ पे आपको पैट मार्जिन इंक्रीज होते दिख रहे हैं 5.96% के आसपास। और करंट एक्सपेंशन के थ्रू दोस्तों और यहाँ पे नए सेगमेंट में एंट्री के थ्रू कंपनी का मकसद है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाने का, जिससे यहाँ पे कंपनी की मार्जिन एक्सपेंड हो। और दोस्तों कंपनी का जो पुराना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है स्टेनलेस स्टील का, उसमें भी कंपनी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट करता हूँ, क्लियरली आपको मार्जिन में एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों मार्जिन देखिए जो नीचे गए थे 11-12% से 8% के आसपास आए थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये आपको स्टेबलाइज होते हुए दिखे 10% के आसपास यहाँ पे पिछले 4 क्वार्टर में, और पिछले 2 क्वार्टर्स में यहाँ पे आपको 11% के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखता है जो मार्जिन नीचे गिरे थे ये स्टेबलाइज करके ऊपर गए हैं और यहाँ पे हायर लेवल पे स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी के मार्जिन कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के मार्जिन देखिए पेंडेमिक के बाद जो 6% के आसपास थे ये जंप किए लेकिन स्टेबलाइज नहीं हो रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों में 10% के आसपास स्टेबलाइज हो रहे हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के मार्जिन जो है क्वार्टरली बेस पे 11% की तरफ को जा रहे हैं। तो पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों आने वाले साल में यहाँ पे आपको कंपनी के फुल ईयर के मार्जिन 11% से ऊपर जाते हुए दिखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ऑपरेशनल और रेवेन्यू की इनसाइट्स को। तो यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू का स्प्लिट देखें तो यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू का स्प्लिट देखें तो फिनिशिंग लाइन से दोस्तों 52.38% का कंपनी का रेवेन्यू आता है, वॉशर्स से कंपनी का 14.73% का रेवेन्यू आता है, शीट मेटल कंपोनेंट से 11% का, यहाँ पे एसएस पाइप और ट्यूब से 6.49% का, नट और बोल्ट से 5.50% का, यहाँ पे स्क्रैप सिल से करीबन 8.98% का। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे वॉशर्स के रेवेन्यू को देखें डिवाइड करें यहाँ पे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक से यहाँ पे आपको 48% के दिखेंगे और एक्सपोर्ट से 52% के। ये FY25 के आंकड़े हैं। ये आप दोस्तों पूरी तरीके से आपको शिफ्ट होते दिख रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर से भी डिमांड आ रही है। डोमेस्टिक में 65% जा चुके हैं और एक्सपोर्ट में 35%। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखेगा एबिटा पर टन, ये भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे FY23 में 24,709 था एबिटा पर टन, ये इंक्रीज होकर 26,011 हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये भी इंप्रूव हो रहा है। 23 में 204 डेज का था, लगातार घट के यहाँ पे करंटली FY26 में 89 डेज का हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होना कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं रिसेंटली कंपनी ने जो कंप्लीट किया केपेक्स फेज 1 का, जो रिलेटेड है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील से। तो यहाँ पे कंपनी ने केपेक्स किया था 46 करोड़ का। यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखें दोस्तों लार्जली कंप्लीट हुआ था अर्ली 2025। तो इसके अंदर अगर हम चेकआउट करें यहाँ पे की हाइलाइट्स, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन दोस्तों यहाँ पे स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स में हुआ था। यहाँ पे आपको नई प्रोडक्ट लाइन आती दिखी थी इंक्लूडिंग फास्टनर और सर्क्लिप्स। साथ में यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने बनाया था 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट फॉर कैप्टिव यूज। तो ये भी काफी पॉजिटिव है दोस्तों क्योंकि कंपनी के जो प्लांट्स में इस टाइम पे देखिए जितनी भी एनर्जी है अब यहाँ पे प्लांट कवर करता है 80 to 90% पावर को इसके थ्रू। तो पहले फेज 1 का दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ था, जो टोटल कैपेसिटी थी ये इंक्रीज हो गई थी 30,000 MTPA से 53,194 MTPA। यहाँ पे नए प्रोडक्ट एंटर हुए थे यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन में फरवरी 25 में। तो आपको इसका फुल इम्पैक्ट FY27 में आता दिखेगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया जो रिसेंटली केपेक्स हुआ था। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ऑनगोइंग केपेक्स जो फेज 2 होगा यहाँ पे स्टेनलेस स्टील और फास्टनर्स का। तो यहाँ पे आपका अमाउंट दिख रहा है 67 से 68 करोड़ का। यहाँ पे टारगेट किया गया था कंप्लीशन मार्च 26 में। तो यहाँ पे दोस्तों अब अगले आने वाले क्वार्टर्स में देखिए आपको इसका इंपैक्ट आता दिखेगा कंपनी के रेवेन्यूज में। यहाँ पे कंपनी का अगर फोकस देखें फर्दर कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था ऐड करने के लिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग लाइन के अंदर, और एक्सपेंशन किया गया यहाँ पे हाई मार्जिन फास्टनर्स के सेगमेंट में। इसके अंदर आपको नट बोल्ट्स और यहाँ पे सर्क्लिप्स दिखेंगी। तो ये एक्सपेंशन दोस्तों करंटली प्लान है यहाँ पे कंपनी का जो टोटल 106 से 110 करोड़ का यहाँ पे 2 फेज का प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम कंपनी ने स्पेशली बनाया है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये प्रोग्राम दोस्तों कंपनी ने सिलेक्ट किया था क्योंकि कंपनी यहाँ पे ऐड करना चाहती थी स्टेनलेस स्टील के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो मैंने आपको सेकंड पार्ट दिखाया कंपनी के केपेक्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों यहाँ पे कॉपर क्लैड लैमिनेट्स का, जिसको आप CCL कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट दोस्तों नया सेगमेंट है, इसके थ्रू कंपनी यहाँ पे नए सेगमेंट में एंटर कर रही है। तो ये सेगमेंट दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और ऑपरेशनल भी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को FY27 के आने वाले क्वार्टर्स में इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 338 करोड़ का फुली इंटीग्रेटेड CCL मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, जो वडोदरा गुजरात में दिखेगी आपको। करंट स्टेटस आपको दिखेगा इसका। प्रोजेक्ट यहाँ पे कमेंस हो चुका है, सिविल वर्क स्टार्ट हो चुका है, मशीन के जो ऑर्डर्स हैं प्लेस कर दिए गए हैं और यहाँ पे इंस्पेक्शन चल रहा है करंटली चाइना के अंदर इन मशीन्स का। और साथ में दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको अप्रूवल मिल चुका है यहाँ पे अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसे आप ECMS कह सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम लाइन अगर आप देखें पहला प्रोडक्शन लाइन यहाँ पे टारगेट की जा रही है स्टार्ट करने के लिए कमर्शियल ऑपरेशन इन नवंबर 2026। दोस्तों इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होगी, ये इस टाइम पे कंपनी को एक मेजर स्टेप पे डाइवर्सिफिकेशन देगा, जिसके थ्रू कंपनी मूव करेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड के मटेरियल में, क्योंकि यहाँ पे CCL का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों बनाने के लिए PCBs को इन EVs और 5G यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो कंपनी दोस्तों एम कर रही है यहाँ पे बनने के लिए इंडिया की पहली फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड CCL यूनिट, जो रिड्यूस करेगी यहाँ पे इंपोर्ट की डिपेंडेंस को। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 90% प्लस यहाँ पे
सीसीएल को इंपोर्ट किया जाता है बाहर से, तो क्लियरली यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटजी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनना। तो आप कह सकते हैं कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है। कंपनी इस टाइम पे शिफ्ट कर रही है ग्रेजुअली फ्रॉम यहाँ पे प्योर स्टेनलेस स्टील प्रिसीजन कंपोनेंट्स टूवर्ड्स यहाँ पे ब्रॉडर प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल प्लेयर। और ये केपेक्स दोस्तों इस टाइम पे फुली यहाँ पे फंड हुआ है इंटरनल एक्रूअल्स के द्वारा। यहाँ पे डेप्ट भी है इसके अंदर, और साथ में कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे इक्विटी रेज की है। तो दोस्तों मैंने आपको केपेक्स के बारे में काफी डिटेल में चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी इस टाइम पे स्मॉल कैप कंपनी है, 1200 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 18.8 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको 22.2 का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले टाइम में हो सकता है देखिए इंडस्ट्री पी थोड़ा शिफ्ट हो, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एंटर करती हुई दिखेगी दूसरे सेगमेंट में, और इसके कारण अगर मार्जिन एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे कंपनी आपको हायर पी कमांड करती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 12.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4 का है। यहाँ पे उसके अलावा कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की 30.6% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 37% की है। और यहाँ पे दोस्तों डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50 का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती दिख रही हैं। कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़े हैं 203 करोड़ से 318 करोड़, और एक साल के अंदर 318 करोड़ से लगभग डबल हो गए हैं 601 करोड़ के। यहाँ पे कंपनी की बोरिंग दोस्तों थोड़ी बड़ी है, देखिए 195 करोड़ से 335 करोड़, लेकिन यहाँ पे रिजर्व जिस हिसाब से बढ़े हैं इसके कारण कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अभी भी बढ़िया दिखता है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं काफ़ी शानदार तरीके से पिछले 3 सालों में 74 करोड़ से 186 करोड़, और इस एक साल के अंदर 186 करोड़ से 242 करोड़। क्योंकि कंपनी ने दोस्तों पिछले साल भी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, करंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, और यहाँ पे जो सीसीएल का सेगमेंट है उसके अंदर भी कंपनी एंट्री करी है, इसलिए आपको कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो यहाँ पर दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको इस बार देखिए -48 करोड़ का दिख रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे काफ़ी बड़े रूप में देखिए खर्चा करी है, इन्वेस्ट करी है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जो आपको यहाँ पे -103 करोड़ की दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है आपको दिख रहा है 203 करोड़ के, और फ्री कैश फ्लो -155 करोड़ के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों रेशियोज में भी इंप्रूवमेंट आया है। इन्वेंट्री डेज आपको लगातार बेटर होते दिख रहे हैं 2023 से 191 डेज से यहाँ पे 175 डेज 142 डेज, और यहाँ पे मार्च 26 में अभी तक के लोएस्ट है 118 डेज के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है 205 डेज से 171 डेज का, 110 डेज का, और अभी यहाँ पे एक साल के अंदर 110 डेज से 87 डेज का। और यहाँ पे इससे पहले भी मैंने आपको चेकआउट कराया था कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है इंप्रूव हो रहा है 66 डेज से 51 डेज का, और यहाँ पे मार्च 26 में अभी तक का लोएस्ट है 51 डेज से 39 डेज का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 14 से 12% के आसपास का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे प्रमोटर ने इंक्रीज किया अपने स्टेक को थ्रू कन्वर्जन ऑफ वारंट्स। यहाँ पे आपको 42.74% से मार्च में, कंपनी का करंटली मई में यहाँ पे टोटल प्रमोटर की होल्डिंग है ये 45.49% की होती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे माइन्यूट से आपको एफआईएस की होल्डिंग कम होती दिख रही है 7.28% से 6.93% की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग भी माइन्यूट से कम होती दिख रही है 2.54% से 2.42%। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे दिसंबर से पहले देखें जो डीआईएस की होल्डिंग थी यह आपको काफ़ी कम दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे सडनली चेंज आया था दिसंबर में 2% से ऊपर का, और यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर्स में भी डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को 2.5% के आसपास मेंटेन कर रखा है। हमने कंपनी के कैश फ्लो चेकआउट किए, वर्किंग कैपिटल साइकिल देखा और बैलेंस शीट देखी। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस को। तो मैनेजमेंट की दोस्तों अगर आप गाइडेंस देखें फ्यूचर की, तो यहाँ पे FY27 के रेवेन्यू के टारगेट है 1350 करोड़ के, जो आपको देखेंगे यहाँ पे 25% से ऊपर के। तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करिए दोस्तों 25% से ऊपर की ग्रोथ। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कंपनी स्केल करेगी आपको मीडियम टर्म के टारगेट बढ़ते हुए देखेंगे। जो कंपनी के मीडियम टर्म के टारगेट है यहाँ पे 2500 करोड़ के हैं टॉप लाइन के। यहाँ पे दिख रही है आपको करीबन 130% से ऊपर की ग्रोथ, यानी 2.3x की ग्रोथ। यहाँ पे कंपनी एम कर रही है 750 करोड़ जनरेट करने का यहाँ पे सीसीएल के थ्रू, यहाँ पे नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। कंपनी टारगेट करी है EBITDA मार्जिन 13% के, और यहाँ पे पैट मार्जिन 10.5% के आसपास के। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के अदर गोल्स हैं 80+% की यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और 30% के रेवेन्यू की CAGR आने वाले सालों में। तो यहाँ पे दोस्तों इनिशियली हो सकता है FY27 में आपको 25 से 30% की CAGR दिखे, लेकिन FY27 के बाद मैनेजमेंट का कहना है जैसे स्केल अप करेंगे यहाँ पे जो रेवेन्यू की गाइडेंस है ये बढ़ जाएगी 30% प्लस की जाएगी, और उसके बाद कुछ सालों तक कंपनी यहाँ पे 30% प्लस के CAGR से ग्रो करती दिख सकती है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी का फोकस है बेटर मार्जिन पे, डाइवर्सिफाइड यहाँ पे रेवेन्यू बेस में। इसके अंदर कंपनी फोकस करिए स्टेनलेस स्टील के अंदर और CCL के अंदर। कंपनी यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए कॉस्ट के स्ट्रक्चर को थ्रू एक्सपेंशन। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कंपनी इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रख रही है डाइवर्सिफिकेशन फेज में, और जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा CCL प्रोजेक्ट्स का तो यहाँ पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और नई कैपेसिटीज यहाँ पे क्रिटिकल होंगी। ये इस टाइम पे दोस्तों एम्बिशियस टारगेट है कंपनी के। सक्सेस डिपेंड करती है यहाँ पे मार्केट कंडीशंस पे, टाइमली कमीशनिंग पे, और यहाँ पे डेट के मैनेजमेंट पे। तो हमेशा दोस्तों जब भी मैं आपको केपेक्स के बारे में बताता हूँ तो जब भी दोस्तों हम किसी कंपनी के केपेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ
तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ हर चीज़ डिपेंड करती है यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे, तो आप लोग को लगातार एग्जीक्यूशन को चेकआउट करते रहना है। अब दोस्तों हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे करंट वर्सेस फ्यूचर का मिक्स क्या हो सकता है कंपनी का। तो करंटली दोस्तों F26 में जो बिजनेस है अभी भी हैवली यहाँ पे स्टेनलेस स्टील ओरिएंटेड है। यहाँ पे इसके अंदर आपको वॉशर्स, ट्यूब और पाइप्स दिखेंगी, साथ में फिशिंग लाइन्स दिखेंगी और स्क्रैप दिखेंगे। तो कमोडिटी और रॉ मटेरियल का प्राइस का फ्लक्चुएशन यहाँ पे काफ़ी होता है, जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है कंपनी की मार्जिन पे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मीडियम टर्म में जो कंपनी के एम है, यहाँ पे CCL गाइड कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है 750 करोड़, ऐसा कंपनी का कहना है, आउट ऑफ 2500 करोड़ जो टोटल यहाँ पे कोर रेवेन्यू होगा। इसके अंदर मीडियम टर्म के रेवेन्यू के टारगेट है कंपनी के। तो दोस्तों काफी बड़ा पार्ट होगा जो कंपनी का एम है यहाँ पे 2500 करोड़ के रेवेन्यू का मीडियम टर्म है, इससे 750 करोड़ कंपनी यहाँ पे जनरेट करना चाहिए CCL के द्वारा। तो ये दोस्तों मीन करता है कि रफली यहाँ पे कंपनी का 30% जो रेवेन्यू आएगा इस यहाँ पे आने वाले टाइम में ये नए बिजनेस से जो हाई मार्जिन का बिजनेस है और लेस यहाँ पे कमोडिटी एक्सपोज है सेगमेंट से आएगा जो CCL का सेगमेंट है। साथ में दोस्तों आपको एक और चीज़ को ध्यान में रखना है, खाली ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पे इस प्रोडक्ट के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन करी है। जो कंपनी का कोर यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का बिजनेस है उसमें भी कंपनी के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है कंपनी उसके अंदर फोकस करी है अपने शेयर को बढ़ाने की, स्पेशली यहाँ पे फास्टनर जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो दोस्तों अगर कोर बिजनेस में भी कंपनी ने अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को इंक्रीज किया तो यहाँ पे आपको कमोडिटी के एलिमेंट और भी कम होते देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो कमोडिटी लाइक रेवेन्यू होंगे देखिए यहाँ पे डाउन जा सकते हैं फ्रॉम 90% तो यहाँ पे 65 to 70% और फर्दर और गिर सकता है अगर कंपनी यहाँ पे अपने स्टेनलेस स्टील के बिजनेस के अंदर और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करे। तो ये शिफ्ट दोस्तों लीड कर सकता है मोर स्टेबल और हायर ओवरऑल मार्जिन में ओवर टाइम थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ CCL प्रोजेक्ट्स जो अभी भी यहाँ पे रिमेन है देखना। तो आप सब लोग को इस एग्जीक्यूशन को क्लोजली मॉनिटर करना है। तो दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो थी और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन में मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।